चलिए क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। एक क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए कि 5 सेकंड के लिए अर्थ अपना ग्रेविटी छोड़ दे, 5 सेकंड के लिए अगर अर्थ अपना ग्रेविटी छोड़ दे तो क्या होगा? इमेजिन 5 सेकंड के लिए अगर अर्थ अपना ग्रेविटी छोड़ दे तो क्या होगा? एनी गेसेस? 5 सेकंड के बाद जब ग्रेविटी वापस आएगा ना तो अर्थ रहने लायक जगह ही नहीं बचेगी। तो आपको क्या लगा 5 मिनट तक हम ऐसे उड़ेंगे हवा में, है ना? इमेजिन द इफेक्ट ऑफ इट। अर्थ ने सारे गैसेस को पकड़ के रखा है बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी। अगर 5 सेकंड के लिए ग्रेविटी चला गया तो ये सारे गैसेस एस्केप हो जाएंगे, अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है वही खत्म हो जाएगा, तो अर्थ भी रहने लायक बचेगा नहीं। तो 5 सेकंड के बाद तुम नीचे नहीं आओगे, सीधे ऊपर ही जाओगे, बहुत दूर। ओके, एक और बात, जो सारे सैटेलाइट्स रखे हैं अर्थ के आजू बाजू में, वो सैटेलाइट भी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रहते हैं और उसका रीजन क्या है? ग्रेविटी। अगर ग्रेविटी गायब हुआ ना तो वो सैटेलाइट अपना जो फिक्स पाथ है वो छोड़ देगा और सबके बीच में ऊपर टक्कर हो जाएगी, राइट? चले तो उसी ग्रेविटी की शुरुआत करते हैं। ग्रेविटी से जुड़े हुए कुछ फैक्ट पढ़ने हैं, कुछ फॉर्मूलाज पढ़ने हैं, कुछ न्यूमेरिकल सीखने, इंपॉर्टेंट चैप्टर। चले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट कह लो या फिलोसोफर कह लो, टॉलेमी। टॉलेमी ने कहा था कि दुनिया जो है वो जियोसेंट्रिक है। जियोसेंट्रिक का मतलब है अर्थ सेंटर में है, अर्थ सेंटर में है और सन और बाकी सब कुछ अर्थ के आजू बाजू घूम रहा है। कौन सा मॉडल कहते हैं इसको? जियोसेंट्रिक मॉडल। किसने दिया था ये जियोसेंट्रिक मॉडल? टॉलेमी ने। बट ये पूरी तरह से गलत था, राइट? उसके बाद हमारे आर्यभट्ट आए। आर्यभट्ट ने जो कहा वो सही कहा। आर्यभट्ट ने कहा कि दिस इज हेलियोसेंट्रिक। हेलियो मतलब सन, means sun is in the center and everything revolve around the sun. That theory is called as heliocentric theory. Okay, so Ptolemy gave geocentric theory and Aryabhatta gave heliocentric theory. Geocentric means earth at the center, heliocentric means sun at the center. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। केपलर्स लॉ। केपलर सबसे पहले प्लैनेटरी मोशन को स्टडी किया था और इन प्लैनेटरी मोशन को स्टडी करके उसने 3 बहुत इंपॉर्टेंट लॉ दिए थे। केपलर ने पहला लॉ यह कहा था कि प्लैनेट का जो ऑर्बिट है वो सर्कुलर नहीं होता है, प्लैनेट का ऑर्बिट होता है इलिप्टिकल। कैसा होता है प्लैनेट का ऑर्बिट? इलिप्टिकल होता है और उस इलिप्स के दोनों में से एक फोकस के ऊपर सन रहेगा। तो इलिप्टिकल ऑर्बिट कैसा दिखेगा आपको? लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ ऑर्बिट का मतलब है ऑल द प्लैनेट मूव्स इन विच ऑर्बिट? elliptical orbit with the sun situated at one of the focus. Sun situated at one of the focus, right? तो ellipse shape ऐसा होता है, ऐसा तो नहीं होता है। ओके, माइंड सेट करना पड़ेगा पीपीटी के साथ। ये हो गया ellipse shape। ellipse के 2 फोकस होता है, एक ये और एक ये, इस तरह से, राइट? कॉल इट फोकस 1, फोकस 2, राइट? तो ये आपके प्लैनेट का ऑर्बिट है इलिप्टिकल। सुनो ध्यान से, ये प्लैनेट का ऑर्बिट है इलिप्टिकल, राइट? और सन या तो यहां पे होगा या तो यहां पे होगा, दोनों में से एक फोकस के ऊपर कौन होगा? सन होगा, राइट? तो सपोज इन दिस केस, जस्ट फॉर एग्जांपल, सपोज मान लीजिए यहां पे क्या है? हमारा सन है। तो ये कौन सा लॉ कहेंगे? हम कहेंगे लॉ ऑफ ऑर्बिट, right? That's the orbits are elliptical with sun at one of the focus. Understood? अब इलिप्स से कुछ पर्टिकुलर चीजें जो आपको समझनी है। ओके, दिस इज द इलिप्टिकल शेप। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारा एक्स एंड वाई, राइट? इसे कहते हैं इलिप्स का मेजर एक्सिस। क्या कहते हैं इसे? इलिप्स का मेजर एक्सिस। और इसे कहते हैं इलिप्स का माइनर एक्सिस। इसे कहते हैं इलिप्स का माइनर एक्सिस, राइट? हम मेजर एक्सिस का साइज लेते हैं 2a। मेजर एक्सिस का साइज क्या लेते हैं हम? 2a। और ये माइनर एक्सिस का साइज हम लेते हैं 2b,
राइट ये जो इलिप्स के सारे पॉइंट्स है उनका फॉर्मूला क्या बनेगा, इलिप्स जो कर्व है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इलिप्स का फॉर्मूला बनता है, इलिप्स का जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इलिप्स. तो इलिप्स के ऊपर अगर आप कोई भी पॉइंट लोगे, सपोज यहां पे आपने कोई पॉइंट लिया एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स, सो दिस पॉइंट विल ओबे दिस रिलेशन. तो इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ इलिप्स. क्या कहते हैं इसको, इक्वेशन ऑफ इलिप्स कहते हैं. ओके, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स. तो ये हो गया अबाउट द इलिप्स. दिस इज द मेजर एक्सिस, दिस इज द माइनर एक्सिस. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. सेकंड लॉ क्या कहता है बेटा, सेकंड लॉ ऐसा कहा, लॉ ऑफ एरियाज. लॉ ऑफ एरिया ऐसा कहता है कि सन और प्लेनेट को जोड़ती हुई लाइन, सन और प्लेनेट को जोड़ती हुई लाइन, जैसे जैसे प्लेनेट मूव होगा दिस लाइन विल स्वैप सम एरिया. यस और नो, आगे ना. तो ये जो एरिया स्वैप हो रहा है ना उसका वेलोसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा. दिस इज कॉल्ड एरियल वेलोसिटी. एरियल वेलोसिटी मींस एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम. दिस एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम इज कांस्टेंट. That is called aerial velocity is constant. See the statement, the line that joins the planet to the sun, this sweeps equal areas in equal interval of time. That means aerial velocity is constant. Okay, this law comes from the observation that the planets appears to move slower when they are farther from the sun compared to when they are nearer. Now try to understand this. Okay, so this is the elliptical orbit. Okay, let's say यहां पे सन है, थोड़ा दूर लेते हैं, यहां पे सपोज सन है और यहां पे प्लेनेट है. राइट, तो ये सन और प्लेनेट को जोड़ती हुई लाइन है. जब ये प्लेनेट मूव होगा इस तरफ, सपोज कुछ टाइम के बाद प्लेनेट यहां पे आ गया. राइट, सपोज यहां पे आपका प्लेनेट था टाइम t इक्वल टू 0 एंड डेल्टा टी टाइम के बाद प्लेनेट यहां पे आ चुका है एट दिस पोजीशन. तो लाइन यहां पे आ गई. ओके, कितना एरिया स्वैप किया, दिस इज द एरिया स्वेप्ट, दिस इज द एरिया स्वेप्ट. यस और नो. ओके, लेट्स से द एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू डेल्टा ए. राइट, तो केपलर ऐसा कहता है कि, राइट, केपलर ऐसा कहता है कि जो एरियल वेलोसिटी है, एरियल वेलोसिटी जो है, एरियल वेलोसिटी मींस एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, एरिया स्वेप्ट पर यूनिट टाइम, दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट. एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट. अब ये तभी पॉसिबल है बेटा जब यहां पे जब सन पास हो ना, जहां पे जब प्लेनेट पास होगा ना, तो दूर जब है ना, जब प्लेनेट सन से दूर है तो यहां पे प्लेनेट स्लोली स्लोली मूव करेगा, और जब प्लेनेट यहां से निकलेगा तो प्लेनेट फास्ट मूव करेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सपोज हम यहां पे प्लेनेट ले लेते हैं, लेट्स से दिस इज द पोजीशन ऑफ प्लेनेट एट टाइम t इक्वल टू 0. अगर यहां भी हम प्लेनेट को उतना ही टाइम दे जितना हमने यहां पे दिया था. ओके फाइन, अभी ये लाइन है, चलो डेल्टा टी टाइम के बाद, नाउ सी यहां पे हमने डेल्टा टी टाइम दिया था, यहां भी अगर हम डेल्टा टी टाइम देंगे तो लॉ के हिसाब से एरिया कैसा रहना चाहिए, सेम. जितना एरिया यहां पे स्वैप हुआ है उतना एरिया यहां पे स्वैप होना चाहिए. अब यहां पे देखो ये जो है ना वो छोटा सा लाइन बन रहा है, ये बड़ा लाइन बन रहा है, मतलब यहां पे ये वाला लाइन अगर लंबा है तो ये क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए. यहां पे अगर ये छोटा है तो ये क्या होना चाहिए, लंबा होना चाहिए, तभी एरिया क्या होगा, सेम होगा. आगे ना, मतलब वही डेल्टा टी टाइम में यहां पे जब प्लेनेट होगा तो प्लेनेट थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लेगा. राइट, एंड नाउ दिस इज द एरिया स्वेप्ट एंड बोथ द एरियाज आर सेम. इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब है कि जब प्लेनेट सन से दूर है तो यहां पे प्लेनेट कैसे मूव करेगा, स्लो मूव करेगा. राइट, क्योंकि ये लाइन लंबी है तो ये लाइन छोटी होनी चाहिए, मतलब यहां प्लेनेट धीरे 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 आगे जाएगा. और जब वही प्लेनेट सन के पास से पास होगा तो यहां पे सब प्लेनेट की स्पीड बढ़ जाएगी, यहां पे प्लेनेट कैसा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा. कैसा हो जाएगा, यहां पे प्लेनेट फास्ट हो जाएगा. डू यू अंडरस्टैंड दिस, डू यू अंडरस्टैंड दिस. इसलिए गर्मियों का मौसम 4 ही महीने रहता है और बाकी 2 मौसम 8 महीने तक चलते हैं. गर्मियों का मौसम मतलब प्लेनेट कहां होगा, सन के पास होगा, तो सन के पास से प्लेनेट 4 ही महीने में निकल लेता है और बाकी कवर करने में उसको 8 महीने लगते हैं, क्योंकि यहां पे प्लेनेट धीरे धीरे चलता है
यहां प्लेनेट स्पीड में भागेगा। अंडरस्टूड? तो ये हो गया लॉ ऑफ एरियाज, राइट। शॉर्ट में क्या लिखेंगे इसको हम, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है बेटा? एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। चलिए इसके पीछे का रीजन क्या है बेटा? इसके पीछे का रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी हम इसको डिराइव भी करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, इसके बारे में उसको प्रूव करेंगे। अब यहां पे मैं आपको एक फॉर्मूला सिखा देता हूं जो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट वी विल अंडरस्टैंड द फॉर्मूला। ये इलिप्स है, राइट। यहां पे आपका ये आपके एक्सिस हो गए, यहां पे सन है, ठीक है। ये आपका एक एक्सट्रीम पॉइंट है, लेट्स से इट इज R1, ओके। इसे कहते हैं एपहेलियन, एपीहेलियन या एपहेलियन, और इसे कहते हैं पेरीहेलियन। हम इसको R1 R2 लिखेंगे सिंपली। ये आपके ऑर्बिट का सबसे फारदेस्ट पॉइंट है और ये आपके ऑर्बिट का सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट है। लेट्स से दिस क्लोजेस्ट पॉइंट इज अ डिस्टेंस R2, फारदेस्ट पॉइंट इज R1, क्लोजेस्ट पॉइंट इज R2। समझना ध्यान से, राइट, ओके। सपोज यहां पे जब प्लेनेट घूम रहा है तो उसकी स्पीड है v1 और यहां पे प्लेनेट की स्पीड है v2, ओके। नाउ ओके, पहली बात, ये आपका टोटल मेजर एक्सिस क्या होता है? 2a। तो पहला रिलेशन क्या बनेगा हमारा? 2a इक्वल टू R1 प्लस R2। कैन यू सी दैट? 2a इक्वल टू R1 प्लस R2। दूसरा जो रिलेशन है वो इंपॉर्टेंट है, एंड दैट रिलेशन सेज दैट 1 प्लस e डिवाइड बाई 1 माइनस e। e क्या है? e इज कॉल्ड एसेंट्रिसिटी। मैथ्स वाले इसको डिटेल में सीखेंगे, यहां पे भी हम याद रखेंगे खाली। e क्या होता है? एसेंट्रिसिटी। ये जब भी इसका क्वेश्चन आएगा ना तो आपको वैल्यू दिया होगा एसेंट्रिसिटी का, राइट। तो 1 प्लस ए डिवाइड बाई 1 माइनस ए इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट एट दिस फारदेस्ट पॉइंट डिवाइड बाई वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट एट द क्लोजेस्ट पॉइंट। यहां पे वेलोसिटी, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये स्मार्ट बोर्ड नहीं है, माइंड सेट करना पड़ेगा मुझे। इट इज v2 बाई v1। v2 मतलब जब यहां पर है प्लैनेट सबसे फास्ट जा रहा है, v1 मतलब जब यहां पर है जब प्लेनेट कैसा होगा? स्लो होगा, राइट। तो v2 मतलब प्लेनेट कहां जा रहा है? फास्ट जा रहा है, तो v फास्टेस्ट डिवाइड बाई v स्लोएस्ट। इसका जो रेशियो है ना, दैट रेशियो इज गिवन बाय दिस 1 प्लस e अपन 1 माइनस e, ओके। दिस कैन ऑल्सो बी रिटन लाइक v2 बाई v1 कैन बी रिटन लाइक R1 बाई R2। v2 बाई v1 को हम क्या लिख सकते हैं? R1 बाई R2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पे क्या कांस्टेंट है? देखो, द रीजन क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। व्हाट इज एंगुलर मोमेंटम? MVR, 7 चैप्टर एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? MVR। तो क्या कांस्टेंट होता है यहां पे? MVR इज इक्वल टू कांस्टेंट। इफ द MVR इज इक्वल टू कांस्टेंट, देन व्हाट यू कैन से, मास भी तो कांस्टेंट होगा। सो V इंटू R कांस्टेंट हो गया, तो V प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R। तो जितना प्लैनेट पास में होगा, R कम रहेगा, उतना स्पीड बढ़ जाएगा। जितना प्लैनेट दूर होगा, R ज्यादा होगा, स्पीड कम हो जाएगा। तो दिस इज अबाउट द लॉ ऑफ एरियाज, दैट इज एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी कौन सी लाइन लेनी है? लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट, लाइन जॉइनिंग द सन एंड प्लैनेट। सन और प्लैनेट को जोड़ने वाली लाइन जो एरिया कवर करेगी, दैट इज ऑलवेज इक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। Line joining the sun and planet always cover equal area in equal interval of time। तो इसके लिए जब planet दूर होगा तो धीरे धीरे मूव होगा, जब planet पास में होगा sun के तो स्पीड में मूव हो जाएगा। अंडरस्टूड? इसका डेरिवेशन भी आपको दिया है बुक में। रीजन क्या है इसका? इसका रीजन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम विच इज वैलिड फॉर ऑल द सेंट्रल फोर्सेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंट्रल फोर्सेस? तो ये आपका प्लैनेट जो मूव कर रहा है अराउंड द सन, उसका रीजन क्या है? ग्रेविटेशन फोर्स। ऑब्वियसली ग्रेविटेशन फोर्स कहां लग रहा होगा? टुवर्ड्स द सन। एट एनी पॉइंट, प्लेनेट कहीं भी हो, डजंट मैटर, प्लेनेट का पोजीशन कहीं भी हो, द ग्रेविटेशन फोर्स विल ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर, राइट। तो वेन एवर यू हैव दिस काइंड ऑफ द सेंट्रल फोर्स, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने से क्या होगा? लेट्स चेक इट आउट, ओके। सो मेक अनदर फिगर, इसका कोई हमें काम नहीं है प्रैक्टिकली, ओके। चलिए, ये हमने बना लिया ऑर्बिट, ये हो गया सन।
सपोज ये है पोजीशन ऑफ द प्लेनेट, राइट, एंड आफ्टर डेल्टा टी टाइम सपोज आपका प्लेनेट यहां पे आ चुका है, दिस इज द टाइम t इक्वल टू 0 एंड दिस इज द टाइम t इक्वल टू डेल्टा टी, दिस इज द लाइन। ओके, सपोज मान लो यहां पे प्लेनेट का वेलोसिटी है v, कितना वेलोसिटी है यहां पे, प्लेनेट का वेलोसिटी v है और प्लेनेट का पोजीशन वेक्टर यहां पर है r। डेल्टा टी टाइम के बाद प्लेनेट यहां पे आ चुका है घूमते घूमते, दिस इज द लाइन, नाउ यू वांट टू फाइंड दिस एरिया। अंडरस्टूड? कुछ भी नया नहीं करा है अभी, खाली प्लेनेट का वेलोसिटी क्या लिया है, v लिया है। वी राइट हियर, लेट्स से एट सम टाइम पोजीशन वेक्टर and velocity, position vector and velocity of planet is, position vector is r and velocity is v respectively. Okay, now we write here, so area covered by planet, by area covered by line joining, area covered by line joining the sun and planet, this area is given by half into cross product of any two side of triangle। ये आपने सीखा है 4th चैप्टर में कि अगर आपको कोई भी ट्राइंगल दिया हो, सपोज एक साइड उसका a वेक्टर है, एक साइड उसका b वेक्टर है, तो इस ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड। सीखा था आपने ऐसा 4th चैप्टर में फॉर्मूला था, दैट एरिया ऑफ एनी ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू साइड का मैग्नीट्यूड। चलो, तो यहां पे भी वही यूज करेंगे, ये ट्राइंगल के दो साइड, एक साइड आपका ये आर हो जाएगा, राइट, और दूसरा साइड क्या हो जाएगा, दूसरा साइड हो जाएगा ये वाला, दैट इज अ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, एक साइड ये हो जाएगा, एक साइड ये हो जाएगा, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, v डेल्टा टी, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू v इंटू डेल्टा टी। अंडरस्टूड? क्या लिखा है यहां पे, दो साइड ले लिए, एक r और दूसरा साइड हो जाएगा v डेल्टा टी। ये डेल्टा टी को नीचे ले लो, लेट्स कॉल इट डेल्टा ए, तो डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या है, ये आपका एरियल वेलोसिटी, एरिया बाय टाइम, यहां क्या बचा, हाफ इंटू आर क्रॉस वी। Can you write this v equal to, what is linear velocity, v, linear momentum f p, p equal to mv, so v equal to p by m, we'll put it here, v की जगह डाल देंगे यहां पे हम p by m, डाल दिया। what is r cross p, r cross p angular momentum L, last chapter number 7, चैप्टर नंबर 7 से r क्रॉस p क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम L, r क्रॉस p इज इक्वल टू L। तो ये जो r क्रॉस p है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, L, यहां क्या बचा है हाफ और नीचे क्या आ गया m, राइट, है ऐसा। मास कैसा है, कांस्टेंट है। फॉर सेंट्रल फोर्सेस एंगुलर मोमेंटम कैसा होगा, हमेशा कांस्टेंट, ये आपने पहले ही लिखा है, एंगुलर मोमेंटम्स आर कांस्टेंट फॉर द सेंट्रल फोर्सेस, राइट। तो ये एल कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, सो अल्टीमेटली क्या हो गया यहाँ पे, डेल्टा ए बाई डेल्टा टी कैसा हो गया, कांस्टेंट। इसका मतलब उसका एरियल वेलोसिटी कैसा हो गया, कांस्टेंट, मतलब आपका सेकंड लॉ प्रूव हो गया, एरियल वेलोसिटी क्या हो गया, कांस्टेंट। डू यू अंडरस्टैंड दिस, राइट। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, हाफ इंटू दो साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, एक साइड r है, दूसरा साइड है v डेल्टा टी। डेल्टा टी को नीचे ला दो, v की जगह रख दो p बाय m, r क्रॉस p क्या हो जाएगा L, तो एरियल वेलोसिटी क्या हो गया, L बाय 2m। एंगुलर मोमेंटम कैसा है, कांस्टेंट फॉर द सेंट्रल फोर्सेस, मास भी कांस्टेंट है, तो ये dA बाई dt क्या हो गया, कांस्टेंट, dA बाई dt क्या हो गया, कांस्टेंट। ओके, दिस इज द प्रूफ ऑफ द सेकंड लॉ ऑफ द केपलर। अंडरस्टूड? समझ आया क्या लिखना है? चलिए बढ़िया, इसको फॉर्मूला के फॉर्म में याद रखना, ये पूछा जाता है एज अ फॉर्मूला ऑल्सो। थर्ड लॉ क्या कहता है बेटा, थर्ड लॉ कहता है कि ये प्लेनेट है,
ये है प्लेनेट और ये सन है। ठीक है बेटा, दो एक्सिस होंगे। पूरा मेजर एक्सिस क्या था, 2a। तो सेमी मेजर एक्सिस क्या होगा, ए को हम क्या कहेंगे, सेमी। सेमी मतलब हाफ मेजर एक्सिस। दिस इज सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज ए। सेमी मेजर एक्सिस इज ए। ओके, चलो। लॉ ऐसा कहता है कि ये प्लेनेट का जो टाइम पीरियड होगा उसका स्क्वायर, प्लेनेट के टाइम पीरियड का स्क्वायर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। T square proportional to a cube. This is the third law of Kepler. It is called as law of time period. That square of time period is proportional to cube of length of semi major axis. Square of time period is proportional to cube of length of semi major axis. क्या कहेंगे इसे हम कहेंगे Kepler's third law, or you can say law of periods. पहला क्या था, law of orbit. दूसरा क्या था, law of area. तीसरा क्या है, law of periods. अंडरस्टूड? तो अगर केपलर के तीनों लॉ का यहां पे साथ में लिख दे तो फर्स्ट लॉ क्या था, लॉ ऑफ ऑर्बिट। राइट, कैसे होते हैं ऑर्बिट, इलिप्टिकल। और सन कहां पे होता है, फोकस पे। सेकेंड लॉ क्या था, लॉ ऑफ एरिया। क्या था इसके अंदर, एरियल वेलोसिटी कैसा होगा, कांस्टेंट, L/2m, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, चलो थर्ड लॉ क्या आया, लॉ ऑफ पीरियड्स। क्या कहता है ये लॉ, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। रीड द स्टेटमेंट। The square of the time period of revolution of planet is proportional to cube of the semi major axis of the ellipse traced by the planet. तो यहां पे आपके केपलर के तीनों लॉ कंप्लीट होते हैं। सो केपलर वाज द फर्स्ट टू लर्न अबाउट द प्लैनेटरी मोशन। अंडरस्टूड? 3 लॉज उसने दिए थे, अभी भी तीनों लॉज उसके वैलिड है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे तो अभी बढ़ नहीं पाएंगे बिकॉज इट्स अ वास्ट टॉपिक टू डिस्कस। चलिए आप फटाफट इसके नोट्स लिखेंगे। राइट, नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो हमारे न्यूटन ने किया था। राइट, एंड देन विल टॉक अबाउट द ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन जो अभी 5 सेकंड के लिए गायब किया था हमने, उसके फॉर्मूला बनाएंगे। ठीक है, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।